यही हूँ मैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गाइस, वेरी गुड इवनिंग। 1 2 ठीक, ओके। तो सैटरडे 3:20 टू 5:20 भी नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसको ऑलमोस्ट 3:25 से स्टार्ट करेंगे, 3:30 समझ लो, 3:30 से 5, 5:30 बजे मेरा मैराथन स्टार्ट होगा। हाँ, करेंगे, ये एक चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर तो फर्स्ट वीक में ही खत्म सिलेबस, अगस्त नहीं बच्चा, अगस्त एंड में आपका सिलेबस खत्म होना, सितंबर अक्टूबर के लिए सफिशिएंट होती है। मैं आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल दे रहा हूँ सर, हम आपको, हेलो दिव्यांशु, मैं आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल दे रहा हूँ बेटा। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसको लग जाएंगे 6 लेक्चर मैक्सिमम, इंक्लूडिंग कल का। फिर बेटा चैप्टर नंबर 7 को लग जाएंगे 8 लेक्चर, चैप्टर नंबर 8 को लग जाएंगे 2 लेक्चर, चैप्टर नंबर 9 को लग जाएंगे बेटा 3 लेक्चर, और चैप्टर नंबर 10 को लग जाएंगे 10 लेक्चर। इतने लेक्चर लेंगे, ठीक है। सो भैया ये इतने में हो रहा है, देख लेना उस हिसाब से कब खत्म होने वाला है, 1 2 3 लेक्चर ऊपर नीचे। अब रही बात चैप्टर नंबर 1 की एंड चैप्टर नंबर 2 की, ये आपको YouTube पे अवेलेबल है, मैं वैसे करवाता नहीं हूँ, फिर भी इस बार मैं आप लोगों को अलग तरीके से कवर करवा दूंगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं। तो 10 लेक्चर तो वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है आपके लिए, कॉस्टिंग में तो हर चैप्टर के लिए 10 लेक्चर लग जाते थे, ठीक है। ये वैसे भी 4 से 5 घंटे का पोर्शन है, इसमें से ज्यादा कुछ आता नहीं है, टोटली थ्योरी है ये, लेकिन ये प्योरली YouTube पर जाएगा, तो आप इसको डेज में काउंट मत करो, ये जुलाई में हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 घंटे दिए गए हैं मुझे, उसमें से मैं यूज कर लूंगा। ये आप लोगों का हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। हम लोगों को 15 जुलाई से आप पकड़ लीजिए, 40 घंटे पकड़ लो, 40 आवर्स इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, प्रैक्टिस एंड ऑल, सब कुछ मिला लेंगे अपन, ठीक है। नहीं यार, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट नहीं लूंगा मैं, देखते हैं अभी आज कैसे मैं कोलोकेट करने को देखना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट मेरा मन नहीं कर रहा है अनअकैडमी पर लेने का। और इसको लग जाएंगे बेटा 40 आवर्स। 40 आवर्स में से आप समझ लीजिए 10 आवर्स जो है हमारे, वो जुलाई में कंप्लीट हो जाएंगे, और जो 30 आवर्स हैं वो हमारे अगस्त में हो जाएंगे। जैसे ही हमारा एक बार FM कंप्लीट हो जाएगा, FM कंप्लीट होने के बाद ये 1.5 आवर के लेक्चर कर दिए जाएंगे बेटा। लेकिन मेरे को ये भी कंप्लीट करने पड़ते हैं यूट्यूब पे घंटे कंपलसरी, मेरा इशू वो भी है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का शेड्यूल, और अगर हम पूरी तरीके से शेड्यूल के हिसाब से जाए तो मुझे लगता है आपका मिड ऑफ अगस्त में सिलेबस हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी अगस्त एंड पकड़ के चलाऊं, ये देख लेंगे, इसके बारे में बाद में चर्चा हो जाएगी, इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक। पर इस बार मेरे को सब कुछ टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट से पहले मेरे को किसी भी हालत में सब कुछ खत्म करना है। इस बार वो बैकलॉग चल रहा है, वो कहानी नहीं चाहिए, नहीं, किसी के लिए कोई अब अमेंडमेंट नहीं आने वाला। तो आप लोगों का सिलेबस सबसे पहले इस बार मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं 2 क्लासेस लूंगा, ओके। बड़ा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक सारे क्वेश्चन कर लिए, बीच का क्वेश्चन YTM को छोड़ के। अब सारा लिमिटेड क्वेश्चन पे है, तो बच्चों की बुक में क्वेश्चन नंबर 26 दिखेगा आराम से। अगस्त में जैसे ही हमारा FM खत्म हो जाएगा बेटा, मेरा तो टारगेट है कि फर्स्ट या सेकंड वीक में ही FM हमारा पूरा खत्म हो जाए, और बेटा FM के खत्म होते से ही आप लोगों की टेस्ट चालू हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं, कॉस्टिंग और FM दोनों की टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा मैं। तो ऐसा भी नहीं रहोगे, आप लोग पढ़ते रहोगे, कॉस्टिंग भी पढ़ते रहोगे, FM भी पढ़ते रहोगे, शेड्यूल टारगेट के हिसाब से, लेकिन आपका सिलेबस भी चलता रहेगा, टेस्ट भी चलती रहेगी। जल्दी करेंगे बेटा, हां अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज तो कहीं से भी दे दूंगा आप लोगों को, टेस्ट दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब लेना तो पड़ेगा, कॉस्टिंग लेना पड़ेगा। चलिए बेटा, हेडिंग डालिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड दिख गया बेटा ऑप्टिमम, तो समझ जाना कि आप लोगों को वेट दे रखा है, वो वेट कांस्टेंट है और आगे जाकर भी कांस्टेंट ही रहने वाला है कंपनी में। सो व्हेनेवर यू सी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ कह रखा है क्वेश्चन में, तो समझ जाना जो कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है वैसा ही कैपिटल स्ट्रक्चर आगे रहेगा, मतलब जो प्रपोर्शन में डेट इक्विटी प्रेफरेंस है वही प्रपोर्शन में भी आगे रहने वाली है। लिखिए, व्हेनेवर क्वेश्चन सेज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इट मींस रेशियो ऑफ debt, equity, preferential capital, retained earning, term loan remains constant. आज तो मत करो, तुम फ्राइडे को करो। सर सजेस्टेड आंसर मिलेंगे कॉपी चेक करने के लिए? हाँ दूंगा ना। सो बेटा लेट्स से आपको क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 30,000 का डेट है, ये चाहे तो आप लिख सकते हो, 30,000 का डेट है, 10,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 का है। बेटा आप मुझे वेट बता सकते हो क्या? कैन यू टेल मी द वेट? वेट विल बी 15%, 5% and 80%, ठीक है। this weight shall remain constant, अब ये वेट कांस्टेंट है। अब बेटा मान लो मुझे कंपनी में 1 लाख रुपए लेकर आने हैं, तो बताओ मैं डेट से कितना लाऊंगा, इक्विटी से कितना लाऊंगा, प्रेफरेंस से कितना लाऊंगा? यही प्रपोर्शन में 15% यानी 15,000 डेट से लाऊंगा, 5% यानी 5,000 बेटा प्रेफरेंस से लाऊंगा, और 80% यानी 80,000 इक्विटी से लेकर आऊंगा। क्या आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको कहा है ना ऑप्टिमम में कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर आपको वेट नहीं देंगे आगे, वेट आपको पुराना वाला ही उठाना है, वही प्रपोर्शन आगे जाके यूज करना है, ठीक है बेटा। कोई तकलीफ आपको, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइए, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब ये एक पॉइंट है जो मैं तुम्हारे दिमाग में से डाल के छोड़ देता हूँ, उसका यूज क्या है बाद में समझ में आएगा। बेटा एक बार की बात है, शादी थी,
शादी थी, किसकी शादी थी? दिव्यांशु की। ठीक है, दिव्यांशु की, देखो एकता नहीं गई दिव्यांशु की शादी में तो बुरा मान जाएगा, किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एकता का उस दिन फाइनल का पेपर था बेटा, फाइनल का लास्ट का पेपर था, और जिस समय वो वरमाला डालने वाला था, वरमाला डालने वाली थी दिव्यांशु के गले में, ये बस आईडीटी का पेपर कंप्लीट करने वाली थी। अब समस्या में फंस चुकी है, दोस्त भी बहुत अच्छा है, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन परिवार से किसी को तो जाना ही चाहिए। तो बेटा क्या करा जाए इस समस्या में कि परिवार से किसी को तो जाना चाहिए, एकता नहीं जा पाएगी तो कौन जाएगा बेटा? एकता नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? उसका हस्बैंड है, एकता की शादी नहीं हुई बेटा, उसकी बहन चली जाएगी, सिस्टर, उसकी सिस्टर चली जाएगी बेटा। एकता की बहन का नाम अनेकता है, अनेकता सिंगुलर प्लूरल, तो बेटा उसकी एकता की जगह अनेकता चली जाएगी बेटा, काम तो भी चल जाएगा। बस यही कहना चाहता हूं, कई बार अगर पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से नहीं ला सकते तो रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस से ला सकते हो। ठीक है, एक ही घर की बात है बेटा, इक्विटी और रिजर्व क्या है? भाई भाई है, बहन बहन है। तो अगर आप पैसा इक्विटी से नहीं ला सकते, आपको बोला है कि ओनर का फंड चाहिए, लेकिन इक्विटी से पैसा नहीं ला सकते तो रिजर्व से ला सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, उसका यूज कब आएगा बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ बच्चों की बुक में 26 ज़ारा लिमिटेड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाई चांस ऑफ अपीयरिंग इन एग्जाम। एक सेकंड में डाउनलोड करना पड़ेगा नोट्स। दिल में मेरे दर्द डिस्को, दिव्यांशु के मन में दर्द डिस्को हो रहा है। हाँ, दिव्यांशु के मन में होगा, शादी हुई उसकी। एक सेकंड, जस्ट डाउनलोडिंग द स्टफ। से इंटर एफएम रेगुलर कोयला हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ज़्यादा ये ज़्यादा ने ग्रुप टू की दे रही कि नहीं कि बैंगलोर दर्शन ही चालू हो गया उसके? बैंगलोर ही रहेगी लगता है, वो घूम ही रही है, बहुत घूम रही है वो, बहन चिल मार रही है लाइफ में भी, मारने को कोई बात नहीं। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, ज़ारा लिमिटेड, द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ज़ारा लिमिटेड। 14% डिवेंचर 30,000, 11% प्रेफरेंस शेयर 10,000, इक्विटी शेयर 10,000 शेयर ऑफ 1 लाख 60,000। रिप मैथमेटिक्स, इसका टोटल 2 लाख हो रहा है। ठीक है, इसका टोटल 2 लाख हो रहा है, 2 लाख 20 आ गए, 2 लाख है। ठीक है, अब इसका प्रोपोर्शन एक बार निकाल लीजिए कितना है, क्या ये 15% है, क्या ये 5% है, और क्या ये 80% है? ओके फाइन। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 23.6, P0 इज 23.6। ध्यान से सुनना, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, बेटा डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है? D1 विल बी 50% ऑफ 2017 का ईपीएस। बेटा बोले नेक्स्ट ईयर हम उतना डिविडेंड देंगे जितना 2017 का ईपीएस का आधा है। तो भैया 2017 में हमने ईपीएस दिया है 2.36 का, उसका आधा तो क्या 1.1 आएगा? ठीक है, into 100 प्लस जी चाहिए। The EPS shown the following trend in and is expected to continue. Tax rate 50%. बेटा EPS 2008 में 1 था, 2009 में 1.1, 1.21, 1.33, 1.46, देन बेटा 1.61, 1.77, 1.95, 2.15, 2.36। बेटा ये देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से हमें ग्रोथ का डेटा देने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ का डेटा देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रोथ 10% है, पर हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। हम ग्रोथ के लिए हमारा CAGR का ही फॉर्मूला लगाएंगे। हम ग्रोथ को ऐसे 10% ब्लाइंडली देख के नहीं बोलेंगे बेटा। क्यों नहीं बोल सकते मैं आपको बताता हूँ। बेटा हो सकता है पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा, फिर बेटा 15% बढ़ गया, फिर 18% बढ़ गया, हो सकता है बीच में ग्रोथ लगा भी हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये देखना चाहिए स्टार्टिंग में 1 था और बेटा 2.36 हुआ। कितने साल लगा बेटा इसमें? कोई देखकर मुझे बताए, ध्यान से देखकर बताना कितने साल लगा है। गलत बताओगे तो आंसर वेरी बैड, इट इज नॉट 8 इयर्स। 8 साल नहीं लगाए बेटा, यस 9 साल लगाए। इट टुक 9 ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। तो बेटा 1 रुपए 9 साल में 1.36 हो गए। क्या आएगा ग्रोथ रेट? क्या करना पड़ेगा आपको? लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। लो भैया कैलकुलेटर लो, 2.36 डिवाइडेड बाय 1, रूट का बटन 12 टाइम, -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, अब इनटू इक्वल टू 12। ठीक है, -1 into 100, इट इज 10.01%, 10%, तो ग्रोथ इज 10%। तो के कितना हो गया? 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 into 100, 15% आ गया टोटल। ये तो मजा आ गया सर। तो के 15% है। द स्टार्टिंग में 1 था और बेटा 2.36 हुआ। कितने साल लगा है बेटा इसमें? कोई देखकर मुझे बताए, ध्यान से देखकर बताना कितने साल लगा है। गलत बताओगे तुम आंसर वेरी बैड, इट इज नॉट 8 इयर्स। 8 साल नहीं लगाए हैं बेटा, यस 9, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। तो बेटा 1 रुपए 9 साल में 1.36 हो गए। क्या आएगा ग्रोथ रेट? क्या करना पड़ेगा आपको? लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। लो भैया कैलकुलेटर लो, 2.36 डिवाइडेड बाय 1, रूट का बटन 12 टाइम, -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, अभी इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2, -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, अभी इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2, ठीक है, -1 into 100, इट इज 10.01%, 10%, तो ग्रोथ इज 10%।
तो के कितना आ गया 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 इंटू 100, 15% आ गया टोटल। ये तो मजा आ गया सर। तो के 15% है। The company issued new debenture carrying 16% rate of interest and current price of debenture is 96. 16 into 1 minus 0.5 divided by 96. बेटा क्या 8.33% आ रहा है केडी। प्रेफरेंस शेयर 9.2, एनुअल डिविडेंड 1.1, 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2 क्या बेटा 11.95% आ रहा है। बेटा क्या सभी की कॉस्ट मिल गई हमको, पर समस्या ये है कि हमें वेट ही नहीं दिया इस क्वेश्चन में। ओम्फो, इस क्वेश्चन में तो वेट ही नहीं दिया है। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो ही नहीं सकता। ओम्फो, अब तो छोड़ देना चाहिए बेटा। सीए छोड़ के होम साइंस कर लूं सोच रहा हूँ, या फिर खेती ही कर लूं। ओ माय गॉड्स, ऊपर दिया है ना। हो गया बेटा ये क्वेश्चन, आधा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, हो गया। कॉस्ट ऑफ न्यू डेट 8.33, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस 11.95, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कितना निकाला हमने 15%। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा मार्जिनल मतलब एडिशनल, इसकी बात कर रहे हैं, इसको मत लेना कंसिडरेशन में, उसको छोड़ दो। 14% डिबेंचर नहीं है, भूल जाओ। 16% वाले लिए इसको भी भूल जाओ। आप तो सिर्फ नए वाले का निकालो, वो तो हम निकाल लेंगे। यहां तक तो ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट खास है इसके लिए, ये एहसास है कुछ खास। छठा और सातवां पॉइंट बाकी का कर लेते हैं। चलिए करिए सोन। जतिन सर आ रहे हैं, नकुल सर आ रहे हैं, इनके लिए होटल बुक करना पड़ेगा। होटल 750749 परसों आ रहे हैं ये। जतिन सर तो यही है 465375। लोनावला आ रहे हैं, आप करो। जहाँ पे जतिन सर नोवोटेल में, वो बहुत महंगे होटल में रुके हैं। 10,000 रुपए किराया एक दिन का उसका, उतना मैं खर्चा नहीं करता। मैं विला बुक कर रहा था 3 दिन के लिए, पता है उसका किराया कितना बता रहे थे? 2,95,000। मैंने बोला लोनावला स्टेशन पर रुक जाऊंगा, 3 दिन का किराया 2,95,000, 2,95,000 का मजाक है। अभी दिखा सकता हूँ मैं आपको, ऊपर ही हौलागिरी करते भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे। दिल में मेरे दर्द जिसको, मेरा एनुअल रेंट भी नहीं है इतना। मेरे घर में 30 लोग रह सकते हैं, फिर भी मेरा एनुअल रेंट इतना नहीं है जितना इसका 3 दिन का है। बेटा इस क्वेश्चन में ना ज़ारा लिमिटेड लिखा है ना, द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ज़ारा लिमिटेड, उसके आगे लिख दो विच इज कंसिडर्ड ऑप्टिमम। क्वेश्चन में लाइन है ये, मेरे से लिखना रह गया। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम। %14 डिबेंचर 30,000, 11% preference share capital 10,000, equity share capital 1,60,000, that is 15%, 5% and 80%. Growth is equals to 10%,
using CAGR, that is 1 grow करा बेटा 9 years 2.36 बना. D1 is equals to 50% of EPS of 2017 is equals to 1.18. बाकी तो कोई इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं. अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. Which is considered optimum. अब KE निकालते हैं बेटा. D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G. D1 किती आहे? D1 है 1.18 डिवाइडेड बाय 23.6 इंटू 100 प्लस 10% इज इक्वल्स टू 15%. KD इज इक्वल्स टू interest into 1 minus tax divided by net proceed. 16 into 1 minus 0.5 divided by 96. 8.33%. KP is equals to PD divided by NP into 100. That is 1.1 divided by 92 into 100. 11.95%. WACC निकल जाएगा आपसे. सर आपकी वॉइस एकदम बराबर है, इक्वल है. क्या बोल रहा है पता नहीं. नशा कम किया कर. ठीक. WACC निकालने के लिए बोला है. पर्टिकुलर में बेटा 16% डिबेंचर, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. सर 14% डिबेंचर है ना ऊपर, वो अलग है बेटा. ये नया वाला 16% से आया है. ठीक है, वो 16% है जो अभी नया है. ऊपर वाला अलग है. ऊपर वाला तो सिर्फ मेरे को परसेंटेज प्रोपोर्शन के लिए यूज करना था. समझा? यस. फिर यहाँ 11 क्यों लिखा? देख बेटा, वहां पे एनुअल डिविडेंड 1.1 लिखा है, तो मेरे को थोड़ा सा अजम्पशन लेना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का होगा. ठीक है, तो बस नहीं भी 11% लिखा हो तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिख दिया होता तो भी चल जाता. खैर, कॉस्ट कितनी है बेटा इसकी? 8.33%, 10.95% एंड 15%. वेट है 15%, 5% एंड 80%. WACC बता दीजिए मुझे कितना है. सर एक बार बोलो. मैं सोच रहा हूँ सारे कॉम्बिनेशन क्या बोल सकता है तू. 1.25. ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा खास. अब आगे का पॉइंट खास है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. हो गया यहाँ तक सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है. क्वेश्चन बोलता है हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. भैया आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्च कर सकते हो? कितना खर्च कर सकते हो? मैं बोलूंगा जायदाद लगा दो. ठीक है, खुद की नहीं पड़ोसी की भी जायदाद लगा दो. करो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमरा क्या जाता है.
आगे कंडीशन दे दी लेकिन उन्होंने, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। ये बोल रहे हैं बताओ तुम कितना खर्चा कर सकते हो। मैंने बोला आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, 1000 करोड़ का खर्चा कर देंगे। हमने बोला पैसे कहां से लाएंगे? तो कंपनी बोलती है भैया आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, मार्केट से उठा लेंगे। लेकिन बोलते तुम इक्विटी से नहीं ला सकते। मैंने बोला ये क्या बात हो गई भाई, हम इक्विटी से क्यों नहीं ला सकते? बोलते नहीं ला सकते। तो बेटा मुझे बताओ, अगर मैं 100 रुपए लेकर आना चाहता हूं तो मुझे कंपलसरी 15 रुपए डेट से लाने पड़ेंगे, 5 रुपए बेटा मेरे को रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी 5 रुपए मुझे प्रेफरेंस से लाने पड़ेंगे, और बेटा 80 रुपीज मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल से लाने पड़ेंगे। अगर मैं 1 रुपया भी लेकर आता हूं बेटा तो मुझे 15 पैसे डेट से लाने पड़ेंगे, 5 पैसे प्रेफरेंस से लाने पड़ेंगे और 80 पैसे इक्विटी से लाने पड़ेंगे। इन्होंने मुझे कहा है कि नहीं, आप 1 रुपए का भी, चौन्नी का भी, 1 फुटी कौड़ी का भी आप इशू नहीं कर सकते हैं इक्विटी। तो मैंने बोला अगर मैं इक्विटी इशू नहीं कर सकता तो इन दोनों से ही लेकर आ जाता हूं सिर्फ। तो बोलते नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऑप्टिमम है, ऐसा भी नहीं। मैंने बोला यार चित भी तेरी पट भी तेरी, ऐसा थोड़ी चलता है भैया कि तू बोल रहा है कि पैसा लाने का है लेकिन इक्विटी से नहीं लाना है और सिर्फ इन दोनों से भी नहीं लेकर आने का है। तो क्या करा जाए आप बताइए, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा ऐसे समय? बेटा शादी में बुलाया है एकता को, पर एकता को बुलाया और एकता आ भी नहीं सकती, तो एकता की जगह अनेकता को बुला लेंगे बेटा, उसकी बहन को बुला लेंगे, यानी कि बेटा हम रिजर्व्स एंड सरप्लस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सुनिए बेटा, इस शादी में जब शगन देना था तो शादी के शगन में बेटा 100 रुपए चढ़ाने थे। रोहन ने चढ़ाए 15 रुपए, रोहन ने चढ़ाए 15 रुपए, अरुण ने चढ़ाए 5 रुपए, एकता को कितने चढ़ाने थे बेटा? 80 रुपए। अगर एकता 80 रुपए नहीं चढ़ा पाई तो उसकी जगह अनेकता 80 रुपए चढ़ा देगी बेटा, तू फोकट का खाना खाएगी प्रिया। आप समझ रहे हो बेटा? मतलब बेटा अनेकता आएगी और अनेकता भी बेटा प्रपोर्शन सेम ही रखेगी, अनेकता भी आएगी और अनेकता प्रपोर्शन भी सेम ही रखने वाली है। बात समझ में आई आपको? चलिए देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में कहीं रिटेन्ड अर्निंग दिख रहा है क्या आपको? एक छुपी हुई एडजस्टमेंट में रिटेन्ड अर्निंग छुपेला है, रिटेन्ड अर्निंग छुपेला है आपका एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में। आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, मैं बताता हूं बेटा। बस नहीं लाने का बेटा मार्केट से, कंपनी की कंडीशन है कि मार्केट इनका इक्विटी खरीदेगा ही नहीं शायद। सही आपने बोला, वेरी गुड, अज्यूमिंग वाली लाइन नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कितने थे? 10,000, बराबर है। हमारे पास अर्निंग पर शेयर था 2.36, जिसमें से 50% पे कर दिया हमने, बचा कितना? 1.18। 2.36 था, 1.18 पे कर दिया था, बोला ना डिविडेंड, तो बचा 1.18 पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर 10,000। क्या हमारे पास 11,800 बचा है? तो भैया अनेकता कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है? अनेकता कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है? 11,800 मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकती है। अच्छा ये जो कंट्रीब्यूशन है कितना परसेंट होना चाहिए बेटा? क्या ये 80% होगा? तो बताइए 100% कितना होगा? 14,750। अब इसको डिकोड करते हैं बेटा, 14,750 का आप खर्चा कर सकते हो, जिसमें से 15% डेट आ जाएगा, 5% प्रेफरेंस आ जाएगा और 80% इक्विटी आ जाएगा। पर इक्विटी तो आ नहीं सकता, तो उसकी जगह रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा 11,800 का। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है। अच्छा सर क्या होगा अगर मैं 14,760 खर्च करने की कोशिश करूं? आपने बोला ना 14,750 ही खर्च कर सकते हो, मैंने 14,760 खर्च करने की कोशिश करी। अच्छा ऐसे केस में क्या होगा बेटा? 14,760 का 15%, 2214 तो डेट से आ जाएगा, 738 प्रेफरेंस से आ जाएगा, लेकिन 11,808 ये आएगा आप लोगों का इक्विटी और प्रेफरेंस से, जिसमें से
11,800 तो पड़ा है, पर ये 8 रुपए, ये 8 रुपए के लिए आपको इक्विटी इश्यू करना पड़ेगा। इक्विटी इश्यू करना अलाउड नहीं है, तो भैया आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 11,800। बात समझ में है क्या? समझ रहे हो? आप एक फुटी कौड़ी भी इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। समझे क्या बेटा? अब ये समझने में तो बड़ा आसान है, लिखने में और ज्यादा आसान है, पर इसका इंटरप्रिटेशन याद रखना है आपने। समझ गए? आइए ध्यान दीजिए। we need to raise fund without disturbing capital structure. And can't even issue equity shares. So option left with us is use retained earning. Proportion of retained earning should be 80%. देख ले, मैं सब लिखवा रहा हूं। retained earning is equals to 2.36 EPS minus 1.18 dividend per share into 10,000 share is equals to 11,800 rupees. 11,800 is equals to 80%, तो 100% कितना? 14,750. Therefore, company can issue capital of 14,750 without issuing equity, yet maintaining optimum spent लिख दो। शाबाश। देखो मैं तुझे, देखो गुजरात के नजारे। हो गया? चल भाई, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। सो ये क्वेश्चन वर्थ इट है 10 मार्क्स के लिए, देखें आप। चल भाई, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। सो ये क्वेश्चन वर्थ इट है 10 मार्क्स के लिए, देखें आप। What will be the marginal cost of capital when fund exceeds the amount calculated above? ये बोल रहे हैं कि अगर आप 14,750 जो हमने लिमिट तय कर रखी है उसके बियॉन्ड इशू करते हैं, तो आप हमें MWACC बताओ। Assuming new equity shares are issued at 20, तो वही बेटा हमारा KE बदल जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट ही रहेंगे। मैंने आपको बताया
के बदल जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। के हो जाएगा 1.18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 प्लस 10%। केडी आपका देखो कुछ बोला नहीं है, देखो केडी बोला नहीं है पर होगा जरूर, आप मानते हो या नहीं? केडी बोला नहीं है पर होगा जरूर, क्यों? क्योंकि बेटा कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, हर जगह होगा ही होगा। तो बोला नहीं है तो भैया जो यहां पर कैलकुलेट किया था वही लेना पड़ेगा, और ये भी 11.95 लेना पड़ेगा। इसका प्रोपोर्शन 80, इसका प्रोपोर्शन 15, इसका प्रोपोर्शन 5। तो ये बोले नहीं है पर है। ये देखो, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना, तुम्हें लग रहा था मैं झूठ झूठ बोलता हूं। पढ़ो क्या लिखा है। 2,95,000 लोनावला 24 जून से 26 जून, 6 गैस 2,94,000 एंड दिस इज आफ्टर डिस्काउंट। क्या दे रहे भैया? अच्छा ये बेचने के लिए निकाला है क्या? ऐसा लगता है मेरे को तो। ओ माय द गॉड, द जीसस, द क्राइस्ट, द होली जीसस। वालवन सनी रिट्रीट अच्छा है भैया, 16,000 का है। ये सब अमीर लोग आ रहे हैं, इनका क्या है? अपन भैया नॉर्मल से आदमी है। अपने को बस स्विमिंग पूल चाहिए, तैरना आता नहीं हो बात अलग है। किडनी, अब यार किडनी बेचूंगा तो पत्नी बुरा मान जाएगी। मेरी नहीं रे, दोनों की पत्नियां बुरा मान जाएगी। मैं मेरी क्यों बेचूंगा? जतिन सर की पत्नी और नकुल सर की पत्नी बुरा मान जाएगी। एक बार उनसे पूछ लो बेटा, चलेगा उनको तो मैं बेच दूं। कितना आ रहा है ये? 15.9%। बेटा WACC निकालना है। WACC के लिए मेरे पास पर्टिकुलर है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर मेरे पास 16% डिबेंचर है, मेरे पास 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कॉस्ट भी आ चुके मेरे पास 15.9%, 8.33% और 11.95%। वेट तो है ही नहीं, चलो छोड़ो। अनअकैडमी पर दूसरा कोर्स सर्च करते हैं, होम साइंस। होम साइंस, खेती कैसे करते हैं, खेती करने के 12 अनोखे तरीके। वेट ही नहीं दिया है, क्या करूं? अरे वेट नहीं दिया है तो सर जो स्टैंडर्ड ऑप्टिमम है वही यूज करो ना। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? %12.72%, 8.33 इंटू 15%, 1.25%। और ये तो निकाला ही था, कितना था? 0.5975। One point two five plus 0.5975 plus 12.72, that is 14.5675%। घर में पानी होगा उससे काम हो जाएगा क्या? ये क्या सर, ये नहीं पता था ना बेटा। अच्छा है आपने बता दिया, मैं तो भैया सब्सक्रिप्शन लेने ही वाला था, तुमने मुझे बता दिया। सेवन डेज फ्री चल रहा है, तो सिर्फ सीए कैटेगरी का चालू है, सीए नहीं करना है। हो गया बेटा? नहीं सबका नहीं, सिर्फ सीए का ही चालू है।
हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही पढ़ेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे, आप ही आंसर निकालेंगे, सब कुछ आप ही करना है, सब कुछ आप ही को करना है बेटा, पढ़ना भी नहीं है मैंने। मैंने बोला ये तो जस्ट बुक करना है 16,000 में, बुक करने गया तो देखा 1,64,000 था, जकूजी बिकूजी सब तेरा, यही बचा था। तुम कौन सा होता है, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है, क्या ही बात है। एसी रूम दूं या इनको नॉन एसी दूं? एसी दे देता हूँ, जाने दो। 19,000 बुरा मान जाएंगे, जाने क्या ही कर सकते हैं मिस्टर। मैंने तुम्हें सॉल्व करने का टाइम दिया है, 2 मिनट में मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी पेमेंट करवाएंगे क्या? बेटा क्या वेट प्रपोर्शन सेम ही है? ठीक है, ग्रोथ मेरे ख्याल से इस बार 12% है। यहाँ तक हो गया ढीलो? हाँ बेटा 100 अज्यूम कर लो, कुछ और अज्यूम करना तो वो भी कर लो। 1000 अज्यूम कर लोगे तो ऊपर 140 आ जाएगा। अगर तुम 1000 अज्यूम कर लोगे तो ऊपर 140 आ जाएगा। अब ऐसे मत करना आप ऊपर 140 ले लिया, नीचे 98 लिया, इतना थोड़ी डिस्काउंट पे सेल होगा। 1000 रुपए का डिबेंचर 98 में सेल हो रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है उसकी। 13% नहीं ना बच्चा बेटा। बाउली ये तो तुझे पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, ये वाला तो सिर्फ और सिर्फ वेट निकालने के लिए दिया था। क्वेश्चन तुमसे बोल क्या रहा है, तुम्हें नया वाले का निकालना है ना बच्चा। ओ बाउली, हाँ क्या हाँ, समझी कि नहीं? समझ गई, पहले की भी समझी थी।
एक था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सर हमें रिटेन अर्निंग निकाल कर क्या फायदा? हम तो 50% ईपीएस डिवाइडेड बाय 20 करके भी कर सकते थे। 50% ईपीएस समझा नहीं मैं, रिटेन अर्निंग निकाल के क्या फायदा? रिटेन अर्निंग तो ये काम के लिए निकाली है मैंने। दिव्यांशु दिखाता हूँ, रिटेन अर्निंग तो मैंने सिर्फ इस पर्पस से निकाला है, और किसी रीजन से तो मैंने निकाला ही नहीं है रिटेन अर्निंग। तो कहना क्या चाहता है? लेकिन वेट तो सेम ही रहेगा, तो हम नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा ना। कॉल पे आ जा तू। फर्स्ट स्लाइड दिखा दो, ये ले भैया फर्स्ट स्लाइड ले ले। हेलो हाँ भाई, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो हम रिटेन अर्निंग निकाल ही रहे हैं, हमें तो रिटेन अर्निंग उसके लिए निकालना होता है ना, वेट के लिए। रिटेन अर्निंग वेट के लिए नहीं निकाला है मैंने। रिटेन अर्निंग तो मैंने सिर्फ इस पर्पस से निकाला है कि एकता की जगह अनेकता के पास कितना पैसा था। सर अगर हम इसको भी निकालें तो सॉल्व कर सकते हैं ना क्वेश्चन को। कैसे? हाँ सर, जैसे कि हमें तो के का वो निकालना है, के आर एस का। हाँ आर इसका तो सर हमें तो जैसे 50% वो दे रहे हैं, ईपीएस ले दे रहे हैं। तो सर 50% जो अमाउंट बचेगा ईपीएस का, उसको ले लेंगे अपन, जो डिवाइड में कर देंगे उसको, मतलब कि जो न्यू हम सेल कर रहे हैं 20 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू 100% प्लस ग्रोथ। नहीं, गलत बात कर रहा है। पहले बता, क्या रिटेन अर्निंग से मैंने यहाँ पर यूज किया, क्या वो सही है? हाँ सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो। अब तू बोल रहा है कि सर यहाँ पे, जी सर। यहाँ पर तू क्या लेने के लिए बोल रहा है? सर जैसे कि 1.3865 है ना सर, ये नहीं ये क्या है तेरे हिसाब से, क्या लेना चाहिए यहाँ पे? रिटेन अर्निंग लेना चाहिए, डी1 लेना चाहिए? सर D1। डी1। सर वो तो मैं समझ गया सर, जो आपने अमाउंट निकाला है सर वो पीछे जाओ सर। सर जैसे आपने निकाला ना, ये जो आ रही है मतलब 277300, अगर ये हम नहीं भी निकाले तो चलेगा ना? क्यों नहीं चले, क्यों चलेगा? सर हम इसका तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा ना सर क्वेश्चन में। देख, तूने 277300 निकाला हाँ सर। और बोला ये है 80% कंट्रीब्यूशन। जैसे पूछा गया कि भैया कितना कैपिटल रेज करना है। सर कैपिटल रेस करने के निकालना है, वैसे तो हमें इसका यूज नहीं पड़ेगा ना। नहीं, सिर्फ कैपिटल रेज करने के लिए इसका इस्तेमाल है ना। ओके सर। और क्वेश्चन में से पूछा होगा डायरेक्ट कैपिटल रेस करने पूछा, हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर तो किसी काम का ही नहीं है ये, फिर तो नया इक्विटी इशू कर दो। ओके, थैंक यू। हो गया सब भाई? किसका बर्थडे है आज? बर्थडे सच में है क्या इसका? आधार कार्ड की फोटो भेजो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट सब भेजो। मैं फिर बोलता हूँ, भरोसा नहीं ना तुम्हारा, पाप है ना तुम्हारे पिछले जन्म, तो भरोसा ही नहीं करता। पैन कार्ड पे कई पैन कार्ड पे बेटा से ईयर लिखा रहता है। मैरिज कहाँ से करे भाई? रोशन जब शादी करके आओ, मैरिज सर्टिफिकेट का मुझे, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद भारत लॉ का एक आधा कोई क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे। एक है क्वेश्चन बेटा भारत लॉ, इसमें कुछ मतलब ऐसा बकवास है, ऐसा चुल्लू भर का क्वेश्चन है, वो कट करवा दूंगा मैं। और एक क्वेश्चन है वाईटीएम का, वो भी तो हम कर नहीं सकते। दो क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ूंगा। चलिए रोशन, तेरा बर्थडे है सच में? हैप्पी बर्थडे रोशन। तो यकीन नहीं हो रहा है यार, 2-2 का आता है। अच्छा 2-2 का आता है, मेरे भाई का भी 2-2 का आता है। बेटा इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। स्टार मार्क किया इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान दीजिए। मेजर्स नव्या कॉर्पोरेशन हैज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 40% डेट एंड 60% इक्विटी। तो बेटा क्या इन लोगों ने भी अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है? बोला 40% डेट रहेगा, 60% इक्विटी रहेगा, यही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। द कंपनी इज प्रेजेंटली कंसीडरिंग सेवरल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्टिंग लेस देन 20 लाख। तो कंपनी की नजरों में बेटा बहुत सारे प्रपोजल हैं जो 20 लाख रुपए तक के हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करना चाहती है बेटा? कंपनी की नजर में बहुत सारे प्रोजेक्ट है 20 लाख के, और कंपनी उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा उठाएंगे डेट से और इक्विटी से, जिसमें डेट रहेगा 40%, इक्विटी रहेगा 60%। द कॉर्पोरेशन ऑलवेज रेज द रिक्वायर्ड फंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स प्रेजेंट डेट इक्विटी रेशियो। बात समझ में आ गई? 2-2 को है तेरा, बढ़िया। ध्यान देना, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट एंड इक्विटी आर प्रोजेक्ट कॉस्ट। बेटा अगर प्रोजेक्ट 2 लाख तक का है, अगर 2 लाख तक का है तो आपको डेट 10% से मिल जाएगा, इक्विटी 12% से मिल जाएगा। बेटा क्या ये कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया है? क्या ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया है? ठीक है बेटा, मेरे पास कॉस्ट है, मेरे पास वेट है, मैं यहाँ पर WCC निकाल सकता हूँ। अगर प्रोजेक्ट 2 लाख के ऊपर का है और 5 लाख तक का है, तो भैया ये रही रिस्पेक्टिव कॉस्ट उसकी, और ये रहे रिस्पेक्टिव वेट, यहाँ भी WCC आ जाएगा। अबव 5 लाख एंड अप टू 10 लाख, बेटा अगर वो इस स्लैब में बिलोंग करता है तो 12 एंड 14, अबव 10 लाख एंड अप टू 20 लाख ये वाला लगेगा। अज्यूमिंग द टैक्स रेट टू बी 50%। मेरे को यहाँ पे टैक्स रेट की जरूरत है क्या? पहले मुझे बताओ, मुझे कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, मुझे वेट ऑफ डेट दे रखा है, वेट ऑफ इक्विटी दे रखा है। बट बेटा इस क्वेश्चन में इन्होंने गलती कर दी। क्या? इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गए, मैं नहीं भूला, इंस्टीट्यूट भूली, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ये लिखना भूल गए वो लोग, ये लिखना भूल गए, और उन्होंने क्वेश्चन में इसे इंटरेस्ट की तरह अज्यूम किया। अरे बेटा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का मतलब वही हुआ ना, इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये 10%, 11%, 12%, 13% केडी नहीं है तुम्हारा, ये बेसिकली इंटरेस्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट ने किया। ये किसी को समझ में नहीं आता था, इंस्टीट्यूट ने बिफोर टैक्स भी लिखा था। और जब मुझे कॉस्ट ऑफ डेट केडी निकाल के दिया है, तो मैं टैक्स की एडजस्टमेंट क्यों करूँ? मैं तो अज्यूम करूंगा कि टैक्स की एडजस्टमेंट होने के बाद ये अमाउंट आया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करना चाहिए था, क्योंकि इसके कारण तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। समझे क्या? तो इस क्वेश्चन में सीखने के लिए क्या था? ये क्वेश्चन देखो दिखने में बिल्कुल अलग है, आपको आ जाएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, शायद आया भी है पास में। तो यहाँ पे भले इन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट लिखा था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में एटलीस्ट बिफोर टैक्स लिख देना चाहिए था, या फिर ऐसा नहीं तो इंटरेस्ट लिख देना चाहिए था। अब गलत तो है, इसी चैप्टर में गलतियां हैं, बस 3 गलतियां हैं, 3-4, बाकी तो चैप्टर में नहीं है। आप क्या करेंगे? आप इसे इंटरेस्ट की तरह कंसीडर करेंगे,
आप इसे इंटरेस्ट की तरह ही मानेंगे। मैंने भी स्पेसिफाई नहीं किया ना, मैं स्पेसिफाई कर देता तो तुम्हें एग्जाम टाइम पे क्लिक थोड़ी होता। मैंने जानबूझकर इंस्टीट्यूट की जो मिस्टेक है वो जानबूझ के मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, और तुम्हें बताऊंगा इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो तुमको पता थोड़ी चलता, ठीक है। मैं भी लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन एज इट इज रख रहा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन में लिखवा दूंगा। लीजिए बेटा, इन द क्वेश्चन ICAI, माई बाप, you mentioned cost of it, but considered it as interest, and later in answer made adjustment of tax. क्या ये गलत नहीं है? है तो, पर अब सीख लो, ठीक है। हम क्या करें? फॉलो IC है, आज नहीं बोल रहा, ऊपर ही बोल दिया तूने। ठीक है, चलिए हो गया। पता नहीं बेटा, देखो अगर आप लिख दोगे ना, पेपर चेक करने वाला इतना समझदार तो है, पर अगर आप एग्जाम में बैठे रहोगे ना तो आप अजम्पशन लगाओगे नहीं, आप सीधा देखोगे कॉस्ट ऑफ डेटा। आपको यहाँ पे अजम्पशन लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? जब आप केई केडी केपी लिख देते हो, निकाल लेते हो, उसके बाद कोई अजम्पशन लिखते हो, WCC बनाते हो, नहीं लिखते। तो यहाँ पर जब दे रखा है बेटा कॉस्ट ऑफ डेटा, इंसान कुछ और आखिरकार क्यों सोचे? हाँ मैं वो तो समझ रहा हूँ, वो तो भावना समझ रहे हो बेटा, तुम्हें एग्जाम में तो इतना तुम्हें हिट हो जाना चाहिए बेटा, एग्जाम में तुम्हें इतना हिट बैठ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ अजम्पशन लिखने के लिए हमें इतना दिमाग नहीं चलता ना बेटा वहाँ पे। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है बेटा एक्स और वाई का, हुज फंड रिक्वायरमेंट है 6.5 लाख एंड 14 लाख। बेटा मुझे बताइए एक प्रोजेक्ट 6.5 लाख का है, तो कौन से ब्रैकेट में बैठेगा? क्या वो यहाँ पे बैठेगा? तो क्या मुझे इंटरेस्ट 12%, 50% टैक्स लेस करके बेटा 6% कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा और 14% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। तो 6% और 12% कॉस्ट है, वेट है बेटा 40% एंड 60%, ये हो जाएगा 7.2 और ये हो जाएगा 2.4, 9.6%। विल इट बी 9.6%? ओके, ये 9.6% हो गया। और बेटा 14 लाख के केस में ये वाली कहानी है बेटा, यहाँ पर आपको पड़ेगा 6.5 में और ये पड़ेगा 14.5 में। तो 6.5, 14.5, 40%, 60%, 6.5 to 40%, 14.5 to 60%, 11.3%। सर आपने 12% क्यों लिया? 14% है ना? अच्छा 14 है, माय बैड। तो 14 into 60%, ये 8.4 हो जाएगा। 8.4 कितना हो जाएगा? 10.8 एंड 11.3, ठीक है। 10.8 एंड 8.3 निकल गया। इफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 10%, तो भैया अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स में पैसा लगाता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स के अंदर पैसा लगाता हूँ बेटा, मुझे 6.5 लाख रुपए लगेंगे और उस 6.5 लाख रुपए के ऊपर मेरे को 10% कॉस्ट है, पर प्रोजेक्ट तो रिटर्न 10% दे रहा है, क्या मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगा? नहीं। अगर मैं बेटा 14 लाख वाले प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ तो बेटा मेरी कॉस्ट आ गई 11.3%, प्रोजेक्ट रिटर्न दे रहा है 10%, क्या मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा? आंसर इज नहीं। अच्छा बताओ किस केस में मैं एक्सेप्ट करूंगा? मैं उस केस में एक्सेप्ट करूंगा अगर ये 0.8 से गिर जाए और 10 पे आ जाए, और ये 1.3 से गिर के 10 पे आ जाए। नहीं 10 भी चलेगा, मैं आपको बता दूंगा 10 क्यों चलता है, 10 पे भी चलता है, 10 से कम की बात नहीं है, 10 पे भी चलेगा, एक्जैक्टली 10 पे भी चलेगा। इसके पीछे लॉजिक है, ये मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को जब IRR पढ़ाऊंगा, कैपिटल बजटिंग में। तो अभी के लिए तुम इतना समझ लो 10 भी चलेगा, इट इज नॉट ब्रेक इवन, एक्चुअली वहां पे प्रॉफिट है। लिखता हूं, लिखते लिखते यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ तो बोल। प्रोजेक्ट एक्स कितने लाख का है? 6.5 लाख। Therefore interest is equals to 12% and KE is equals to 14%. KD is equals to interest into 1 minus tax divided by 100 into 100 करके एक ही बात है, 6%. Therefore WCC is equals to equity share capital डिबेंचर 12% वाले बेटा, इनकी कॉस्ट है 14%, 6%, वेट कितना है? वेट इसका 60% है, दैट इज 8.4, और इसका है 40%, दैट इज 2.4, दैट इज 10.8%। प्रोजेक्ट वाई 14 लाख, interest is equals to 13%, cost of equity is equals to 14.5%, cost of debt is equals to 13 into 1 minus 0.5 is equals to 6.5%. WACC particular equity share capital 13%, debt cost 14.5%, 6.5%, weight 60%, 40%, 11.3%, 2 points.
fall at least to 10% to match the return. Our project can earn, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या बोल रहा है, हमारा जो प्रोजेक्ट जहाँ तुम पैसा लगा सकते हो 10% अर्न करता है, बट हमारी कॉस्ट तो 10.8 और 11.3 आ रही है। तो बताओ कब ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर पाऊंगा? रिटर्न 10% है, कॉस्ट 10.8 है, तो मैं नेगोशिएट करूंगा मेरे फाइनेंसर्स के साथ और उनको बोलूंगा कि इसको कम करो, 10 तक लेकर आने 0.8 पे गिराओ और 1.3 से गिराओ। समझ गए? स्कॉलरशिप दे रहे मुझे बायजूस की। अच्छा बढ़िया, क्या करो स्कूल में जाऊंगा। समझ गए कि समझ गए? अच्छा बेटा और कोई क्वेश्चन बाकी क्या भारत लॉ में? सर वो आईसीआई वाली स्लाइड दिखाओ ना एक बार, आईसीआई वाली स्लाइड दिखाता हूँ। बट सर फिर याद है आपने एक एग्जांपल दिया कि कॉस्ट बढ़ती जाएगी एंड अगर रिटर्न सेम रहा तो, समझा नहीं मैं आपकी बात। वो पीआई रेशो नहीं है, वो ऐसा है, पीई रेशो है वो। एक और क्वेश्चन है वाईटीएम के अलावा, क्वेश्चन नंबर बोलिए मुझे, मैं बताता हूँ बेटा। अगर वो क्वेश्चन नंबर 30 है तो वो कट ही कर दो। क्या ही है उसके, कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो तुमने पहले दिन कर दिया था ऐसे क्वेश्चन। अभी देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के रखी है, सब वाईटीएम है। मॉड्यूल वाईटीएम चैप्टर 7 के बाद कट क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम दिस बुक, आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, आईसीआई पेज नंबर 4.12 चैप्टर 7 के बाद, पेज नंबर 4.21 चैप्टर 7 के बाद, इस वीक लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 13 बुक में देखना है, दिखाना है, बाकी तो हो गया, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, हो गया। अब आप लोगों को वही सोच रहा हूँ, छुट्टी दे दूं क्या आज? नहीं, छुट्टी देने की सोच रहा हूँ। एग्जांपल दिया कि कॉस्ट बढ़ती जाएगी एंड अगर रिटर्न सेम रहा तो, समझा नहीं मैं आपकी बात। वो पीआई रेशो नहीं है, वो ऐसा है, पीई रेशो है वो। एक और क्वेश्चन है वाईटीएम के अलावा, क्वेश्चन नंबर बोलिए मुझे, मैं बताता हूँ। तो तुमने पहले दिन कर दिए थे ऐसे क्वेश्चन। अभी देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के रखी है, सब वाईटीएम है। वो हमारे ऊपर अब एक तरह से बेटा ये आ गया है, मैंडेट आ चुका है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और मेरा मन नहीं रहता कई बार डालने पर, हर सेशन मुझे डालनी पड़ती है, वो अनअकैडमी का मैंडेट है। धीरे धीरे आपको सभी टीचर्स के इसमें सीखना चालू करें। अच्छा बेटा हमारे तो क्वेश्चन बाकी हैं, अरे बाप रे, वी आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चन बेटा, 4.7 एंड 4.8। किधर भाग रहे हो आप लोग, किधर भाग रहे हो? ओ माय गॉड्स द जीसस, ओ माय गॉड्स, 4.7 एंड 4.8 बाकी है ना। हां तो लो 2 मिनट का ब्रेक और अब हम करेंगे इसको स्टार्ट। ठीक है, बताया नहीं था तुम्हें 2 मिनट एसपी टाइम सर, मैगी तो बनती नहीं है, पहले चालू कर दिया करो ना बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4.7। वैसे ये क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो बस अभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आपको जो लॉजिक है चैप्टर नंबर 9 में क्लियर होगा। एक फॉर्मूला है बेटा, ग्रोथ का फॉर्मूला है G = B × R। मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है, नहीं तो चैप्टर नंबर 9 में वैसे भी आने वाला है, समझ तो आ जाना चाहिए। लिखिए बेटा, ग्रोथ का एक फॉर्मूला CAGR के जाना चाहिए × R। मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आता है, नहीं तो चैप्टर नंबर 9 में वैसे भी आने वाला है, समझ तो आ जाना चाहिए। लिखिए बेटा, ग्रोथ का एक फॉर्मूला CAGR के हिसाब से निकाला हमने, ठीक है, वो पहला फॉर्मूला है। बेटा ग्रोथ का एक और फॉर्मूला है, G = B × R। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशो, और R का मतलब होता है बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये रिटेंशन रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ग्रोथ से इसका क्या लिंकेज है। भैया देखिए मेरी कंपनी 100 रुपया ईपीएस अर्न करती है, उसमें से बेटा 40 रुपया पे कर देती है, तो रिटेन कितना करती है बेटा? रिटेन कितना करती है? क्या रिटेन 60 करती है? और अगर मुझे इसको रेशो निकालना है भैया कितने परसेंट रिटेन किया, तो भैया 60 रुपया रिटेन किया 100 रुपए में से, तो रिटेंशन रेशो कितना हो गया? रिटेंशन रेशो = 60% हो गया। रिटेंशन रेशो 60%। तो रिटेंशन रेशो समझ में? पे आउट रेशो कितना हुआ बेटा? 100 रुपए में से 40 पे किया तो पे आउट रेशो 40%। तो एक और फॉर्मूला हमको समझ में आ गया बेटा, 1 - पे आउट रेशो = रिटेंशन रेशो, या 1 - रिटेंशन रेशो = पे आउट रेशो। अभी लिखने की जरूरत नहीं, बाद में सब आएगी चीजें, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो रिटेंशन रेशो समझ में आया आपको कि भैया कितना रुपया आपने रिटेन किया अर्निंग में से, ठीक है। बेटा ये पैसा जो रिटेन करेंगे इसका क्या करेंगे बेटा? ईपीएस - डीपीएस भी बोल सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट
तो चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आर का मतलब होता है बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ग्रोथ से इसका क्या लिंकेज है। भैया देखिए मेरी कंपनी 100 रुपया ईपीएस अर्न करती है, उसमें से बेटा 40 रुपया पे कर देती है, तो रिटेन कितना करती है बेटा? रिटेन कितना करती है? क्या रिटेन 60 करती है? और अगर मुझे इसको रेशियो निकालना है भैया कितने परसेंट रिटेन किया, तो भैया 60 रुपए रिटेन किया 100 रुपए में से, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो गया? रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 60% हो गया। रिटेंशन रेशियो 60%। तो रिटेंशन रेशियो समझ में, पे आउट रेशियो कितना हुआ बेटा? 100 रुपए में से 40 पे किया तो पे आउट रेशियो 40%। तो एक और फॉर्मूला हमको समझ में आ गया बेटा, 1 माइनस पे आउट रेशियो इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो या 1 माइनस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू पे आउट रेशियो। अभी लिखने की जरूरत नहीं, बाद में सब आएगी ये चीजें, तो ये हटा देते हैं, ठीक है। तो रिटेंशन रेशियो समझ में आपको कि भैया कितना रुपया आपने रिटेन किया अर्निंग में से, ठीक है बेटा। ये पैसा जो रिटेन करेंगे इसका क्या करेंगे बेटा? ईपीएस माइनस डीपीएस भी बोल सकते हो, बट बेटा उससे रेशियो नहीं निकलेगा। ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100 करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है अमन। ईपीएस माइनस डीपीएस से रिटेंशन पर शेयर आएगा, मुझे रेशियो चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। अब बेटा ये जो पैसा तुमने रिटेन करके रखा है इसको क्या करोगे बेटा? इसको ग्रो करोगे, इसी पैसे को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। तो ध्यान देना बेटा, जो पैसा आपने रिटेन किया इसी पैसे को वापस से री इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो इसी के ऊपर रिटर्न होगा, मतलब कंपनी इसी पैसे पे ग्रोथ अचीव करेगी। मान लो बेटा कंपनी 100% पे आउट पॉलिसी फॉलो करती है, तो रिटेन कितना किया? कंपनी ने 0 रिटेन किया बेटा। अगर रिटेन किया ही नहीं तो भैया आपने जब कुछ रिटेन किया नहीं तो खा के इन्वेस्ट करोगे, और अगर आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप ग्रोथ कैसे अचीव करोगे? जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो बेटा, ग्रोथ कैसे अचीव होगी? ग्रोथ तब अचीव होती है जब हम कुछ रिटेन करें और उसे रीइन्वेस्ट करें। तो मान लो बेटा कंपनी बोलती है कि मैं 60% रिटेन करती हूं और इसके ऊपर 20% कमा के दे सकती हूं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कंपनी ऑन एन एवरेज 12% की ग्रोथ दे रही है? इट इज वेरी सिंपल बेटा। अगर मान लो मेरा रिटेंशन रेशियो 80% है, 80% पैसा रिटेन कर लेते हैं और इसके ऊपर मैं 20% से ग्रोथ दिलवा सकता हूं, तो कुल मिला के 16% की ग्रोथ आ गई। अगर मान लो कंपनी बोलती है कि मेरा पे आउट 100% है, तो रिटेंशन कितना हो गया? 0%। तो क्या ग्रोथ आएगी? नहीं। मतलब अगर कंपनी सब कुछ पे कर देती है बेटा तो ग्रोथ अचीव नहीं होती। ये एक हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अगर आप जितना ही कमा रहे हो उतना खा रहे हो तो बेटा ग्रोथ अचीव होगी नहीं। एक फॉर्मूला है बेटा ग्रोथ का, G इज इक्वल टू B इनटू R। अभी के लिए आप इतना लिख लीजिए, तो रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सर इक्विटी ज्यादा अर्न करके देती है रिटेन, दोनों एक ही है। बी नाम क्यों दे दिया? दिया है उन्होंने, आर किसी और ने यूज करके रखा हुआ था, बी दे दिया उसको। हद है, पहली बार किसी ने डाउट पूछा मुझसे, हमारे से यार। क्वेश्चन नंबर 4.7। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.7। ओके, XYZ Limited is currently earning a profit after tax of 25 lakh। बेटा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स 25 लाख है, क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स 25 लाख है। एंड इट्स शेयर्स आर कोटेड इन द मार्केट फॉर 450, मतलब मार्केट में लिस्टेड है 450 में। बहुत बढ़िया। द कंपनी हैज 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग एंड नो डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेम लेवल ऑफ अर्निंग विल बी मेंटेन फॉर फ्यूचर ईयर आल्सो। बेटा सेम लेवल ऑफ अर्निंग है, इससे एक और हिट आ रहा है, ग्रोथ नहीं है कंपनी में। द कंपनी हैज 100% पे आउट पॉलिसी। बेटा अगर कंपनी के अंदर 100% पे आउट पॉलिसी है तो रिटेंशन कितना हो गया? 0, ठीक है। अगर मैं इसको G कुछ भी होने तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी R कितना भी होने तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा, G तो आ जाएगा 0। ये नो ग्रोथ फॉर्म है बेटा, ठीक है। बेटा यहाँ पर मुझे कहीं भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जिक्र होते हुए नहीं नजर आ रहा है, तो PD 0 लेस करके बेटा नेट इनकम मेरी 25 लाख है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करूंगा 1 लाख, तो बेटा मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कितना? 25 रुपए। अच्छा 25 रुपया आ रहा है, मैं इसमें से कितना डिविडेंड दे रहा हूँ? पूरा का पूरा दे रहा हूँ सर। आपका पे आउट रेशियो 100% है तो आप पूरा का पूरा पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो मेरा D0 कितना हो गया? 25 अपॉन 450 इंटू 100। ग्रोथ तो है ही नहीं, कैलकुलेटर का है। 5.55% आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कोई शक बेटा नहीं, आगे। इफ द कंपनी पे आउट इज 70। अच्छा बेटा ध्यान देना, यहाँ पर कैच है बेटा, हमारा अर्निंग पर शेयर 25 है, इस 25 का 70% पे आउट है, यानी कि बेटा 17.5। तो रिटेंशन कितना है? 30%, 0.3 एंड अर्न 20%। बेटा इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 20%। तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं ग्रोथ इज इक्वल टू 6%? क्या ग्रोथ 6% आ गई है? यस, वेरी गुड। अभी ध्यान देना, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कहीं नहीं बताया गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि पेड है, पेज है, एक्सपेक्टेड है, लास्ट ईयर है या नेक्स्ट ईयर है, कुछ नहीं बोला। तो क्या अज्यूम करूंगा बेटा? इसको अज्यूम करूंगा D0, इसको अज्यूम करूंगा D0 और इसको ग्रो करूंगा 17.5 प्लस 6%। सो D1 हो जाएगा 18.55 डिवाइडेड बाय 450 इनटू 100 प्लस 6%, 10.12%। हो गया क्वेश्चन डन। हाँ जी बेटा निधि, ये सब डिस्काउंटिंग वाले क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन तूने मुझे भेजा ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, बकायदा लिख के रखे हुए हैं। कहाँ गया? ये सब प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे IRR वाले कॉन्सेप्ट है। IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सब हो जाएंगे, ठीक है। जो बचे हुए ना बेटा, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक ही लेक्चर में सब कवर हो जाएगा, और वो एक लेक्चर से पहले 7 से 8 लेक्चर की मेहनत रहेगी, वो कवर हो जाएगा। जब हम चैप्टर नंबर 7 8 इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद एक लेक्चर आएगा। इंटरनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, ये बेटा G इज इक्वल टू B इनटू R। रिटेंशन रेशियो कितना है? 70% पे किया तो 30% रिटेन किया, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट A 4.7 पार्ट 1, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 25 है इज इक्वल टू नेट इनकम सिंस नो प्रेफरेंस डिविडेंड।
तो फिर क्या इरादा है, छोड़ दे पढ़ाई, होम साइंस, छोड़ दे पढ़ाई, होम साइंस। मैं बस बता रहा हूँ कि तुम्हारी स्किल्स उस दिशा में जाए तो ज्यादा अच्छा है, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई। होम साइंस की याद आ रही है? हाँ, आपको भी आती है ना सर यहाँ पे, क्योंकि आपको इसमें एक्सपर्टीज है। क्या तकलीफ है, एक्सपर्टीज किसी भी चीज में आ जाए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4.8, 4.8 आप ट्राई करिए, 4.8 में करेक्शन कर लीजिए किसी भी चीज में आ जाए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4.8, 4.8 क्योंकि आपको इसमें एक्सपर्टीज है। क्या तकलीफ है, एक्सपर्टीज किसी भी चीज में आ जाए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4.8, 4.8 आप ट्राई करिए, 4.8 में करेक्शन कर लीजिए। पेज वर्ड लिखा है बेटा, एक्चुअली यहाँ पे वर्ड चाहिए पेड़, यहाँ पे लिखिए पेड़। एग्जाम में भी पेज ही वर्ड लिख के आया था, मैं ऐसा आलसी नहीं हूँ कि मैं करेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन एग्जाम में भी पेज लिख कर आया था। ABC company's equity share is quoted in the market at 25 currently. The company pays a dividend of 2। बेटा पेज का मतलब क्या होता है, पेज मतलब पे करती आ रही है। बेटा पेज का मतलब क्या है, अरे दिव्यांशु बाद में, पे करती आ रही है, इसका मतलब पिछले साल भी 2 पे किया, उससे पहले भी 2 पे किया, उससे पहले भी 2 पे किया। तो ये पेज वर्ड से मुझको क्या लग रहा है कि कंपनी हर साल 2 रुपए का डिविडेंड दे रही है, इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। बट बेटा यहाँ पर लिख रखा है कि ग्रोथ है, तो ये अब्सर्डिटी क्वेश्चन में इसी तरह है क्वेश्चन करते हैं इंस्टीट्यूट गलतियां। वैसे भी आप उसको 2 को D0 लेने वाले थे, ज्यादा सोचो मत, मुझे पता है कि तुम लोग वैसे भी D0 लेने वाले थे, तुम्हें पेज वर्ड से ऐसा कोई कंफ्यूजन खासा क्रिएट नहीं हुआ था, वो तो मैंने तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन डाला। वैसे भी उसको D0 लेने वाले थे, तो भैया D0 आपका 2 है, 2 + 6% या 2.12 है, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.48% हो गया, यहाँ तक हो गया, ज्यादा ज्ञान हानिकारक है बिल्कुल। नेक्स्ट देखा, इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 8% पर एनम। अच्छा, अगर ग्रोथ रेट 8% होती तो बेटा क्या तुम्हारा D1 2.16 हो जाता। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, तो मतलब बेटा वो बोल रहे हैं कि D1 अपॉन P0 इंटू 100 + 8%, इसके अंदर से आपको D1 दे रखा है 2.16, ठीक है। P0 निकालना है, P0 निकालने के लिए बोला है इन्होंने तुमको, P0 निकालेंगे। पर बेटा एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर 2 मिसिंग वेरिएबल है, यहाँ पर ये भी मिसिंग है, ठीक है। नहीं ना बेटा, इंडिकेट द मार्केट प्राइस पर शेयर, जो निकालने को बोला तुमने वही बोल दिया, वाह भाई वाह। मैं, मेरी बात बिल्कुल सही है बेटा, तो तुमको क्या लग रहा है मन, मैंने ये क्वेश्चन एंड में क्यों लिए, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खासा दम तो था नहीं, ये क्वेश्चन एंड में मैं क्यों ले रहा हूं, ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, और ये वापस से अपीयर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट है तो है। खैर 6.48 आपका आंसर आना चाहिए। थर्टी 3.33, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा, बस लिख देता हूँ, यूज के ही काम करो, सॉल्व कर ही लेते हैं। पहले वाला खुद निकाल लो बेटा, मैंने लिखवाया था 2.12 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 + 6%, 14.48%। यहाँ पर क्या इक्वेशन यूज करेंगे, 2.16 डिवाइडेड बाय x इंटू 100 + 8% इज इक्वल टू 14.48%। देखो इंस्टीट्यूट ने माना ये उनकी गलती है, लेकिन बेचारे नवंबर 2016 वाले बच्चे तो पिस गए ना इसमें, और जिन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं यूज किया ना, उन्होंने ना यहाँ गलती करी, उन्होंने बोला पेस क्या फर्क पड़ता है, पेस पेड विल पे हम सब D0 मानेंगे, वो बच गए, उन्होंने मूर्खता दिखाई और वो बच गए, ठीक है। ये लिख लिया बेटा, आंसर आ जाएगा 33.33, हो गया। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, तीसरा वाला अलग है। इफ द कंपनी इशू, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन डिबेंचर पे आ गया, तो ये देखकर तो बच्चे को लगेगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अलग है, बराबर है कि नहीं बेटा। अब ये वाला पार्ट देखो डिबेंचर का आ गया, तो बच्चे को लगेगा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अलग है। अगर तीनों पॉइंट अलग है तो इसका डेटा यहाँ पर क्यों यूज किया, इनको बोलना चाहिए था तो भैया यहाँ का कहीं बोरो कर लो, माइक है यहीं पे। If the company issue 10% debenture of face value 100 and realizes 96, while the debenture are redeemable after 12 years at a premium of 12%, what will be the cost of debenture? ठीक है, interest into 1 minus tax plus RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2। ये तो आप निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास था नहीं बेटा, दम था नहीं, पर इसमें गलतियां थी इसलिए बाद के लिए रखा था, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन और एक जो हमने कल किए थे क्वेश्चन, जो वाला क्वेश्चन किया था कल हमने, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, इस चैप्टर में बस उतनी ही गलतियां हैं, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट पूछेगी नहीं ये चीजें,
ओके चलिए दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड। आज आप लोगों को जल्दी छोड़ रहा हूँ, इस बात की मुझे बेहद खुशी है।